ये हमारा उस दिन समास पढ़ाया था कल, और समास में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा बीच में ही कट गया था। आदि उपसर्ग वाला जो अपन अव्ययभाव समास का उदाहरण पढ़ा रहे थे, नियम पढ़ा रहे थे, तभी हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वीडियो पूरा नहीं हो पाया। अब आगे उससे आगे अब आज देखें तो देखिए, अव्ययभाव समास, कौन सा समास पढ़ा रहे थे अपन? अव्ययभाव समास। अब अव्ययभाव समास क्या है इसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका कि इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। यस्मिन् समासे पूर्व पद प्रधान भवति स अव्ययभाव समासः कथ्यते। जिस समास में पहले पद की अर्थात पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। अब अव्यय का मतलब क्या होता है? जो कभी व्यय न हो अर्थात खर्च न हो। इसकी श्रेणी में आपको अव्यय शब्द और आपके उपसर्ग आते हैं। इनमें हम नियम नंबर 1 जो बता रहे थे आपको, यह था अधि। क्या कर रहे थे हम? अधि। अब अधि क्या एक आपका उपसर्ग है, लेकिन जब पूर्व पद के रूप में अधि का प्रयोग हो, सामासिक पद में पूर्व पद में क्या लगा हो? अधि उपसर्ग लगा हो, तो जब विक्रय करेंगे तो इसका प्रयोग किस में होगा? सप्तमी के अर्थ में होगा। इसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग होता है सप्तमी के अर्थ में। अब सप्तमी का अर्थ जानते हैं अब क्या होता है? कहने का मतलब ये है, मैंने कहा था पूर्व पद, सामासिक पद जो होता है उसमें 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। तो 2 पद आपके होते हैं सामासिक पद में। प्रत्येक, आपको क्लियर हो गया, प्रत्येक सामासिक पद जो समास पद होता है उसमें आगे वाला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है और पीछे वाला पद होता है वो क्या कहलाता है? उत्तर पद। अब एक उदाहरण देखें, जैसे मैंने दे दिया अधि हरि। क्या दे दिया? अधि हरि। ये आपके सामने उदाहरण है अधि हरि। तो पूर्व पद क्या है आपका? पूर्व पद है अधि और उत्तर पद क्या है? एक संज्ञा शब्द। मैंने आपको कहा था पूर्व पद क्या होता है? आपका अव्यय या उपसर्ग होता है और पीछे का जो उत्तर पद होता है वो संज्ञा होता है। तो हरि एक संज्ञा पद है। अधि उपसर्ग लगा है, इसलिए जब विग्रह करेंगे तो इसका जो प्रयोग होगा वो सप्तमी के अर्थ में होता है। इसलिए हरि शब्द जो होगा उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी। तो हरि का सप्तमी विभक्ति का रूप पढ़ते हैं तो हरऊ बनता है। इति मीन्स होता है ऐसा, ऐसा रूप बनता है। तो ये आपको देखना है। तो देखिए स्पष्ट रूप से क्रम से, तो अधि उपसर्ग यदि किसी शब्द के आगे, पहली बात ये ध्यान रखना है कि यदि अधि उपसर्ग लगा हुआ है किसी सामासिक पद के आगे तो वहाँ कौन सा समास होगा? अव्ययभाव। इसमें विग्रह करते समय आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो जो संज्ञा पद होता है उसमें सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। तो जैसे उदाहरण देखिए, अधि सामासिक पद कर लो पहले। कौन सा पद? सामासिक पद। और इधर हम लेंगे विग्रह पद। एक तरफ हम चलेंगे सामासिक पद को लेकर और दूसरी तरफ चलेंगे हम विग्रह पद को लेकर। तो सामासिक पद और दूसरा है विग्रह पद। सामासिक पद कौन सा होता है? जैसे अधि हरि, अधि हरि। दूसरा आपको आ जाएगा अधि रामम, अधि रामम। ऐसे ही आपको आ जाएगा अधि गंगम। इस तरीके से भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अधि उपसर्ग जहाँ लगा है, अधि का मतलब होता है नीचे की रूप। किसके रूप में? अधिकरण कारक का प्रयोग कराते हैं। इसलिए हरि जो शब्द है, अब यहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? अधि उपसर्ग लगे होने की वजह से इसमें जो संज्ञा पद होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। कौन सी विभक्ति का? सप्तमी। तो हरि का सप्तमी विभक्ति का रूप बनाएंगे तो क्या बनता है? हरऊ बनता है। क्या बनता है? हरऊ। और इति मीन्स होता है ऐसा। अधि रामम। अब रामम शब्द में अधि उपसर्ग लगा है, इसलिए यहाँ अव्ययभाव समास होगा। मैंने कहा था कि पूर्व पद में अधि उपसर्ग देखे तो कौन सा समास होगा? अव्ययभाव। लेकिन अब आपको क्या करना है? अधि उपसर्ग की वजह से रामम शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? सप्तमी का। तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा तो यहाँ पर बन जाएगा रामे इति। क्या लग जाएगा? रामे इति। ऐसे यहाँ गंगम, तो यहाँ हो जाएगा गंगायाम, गंगायाम। चाहें तो गंगा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं संस्कृत शुद्ध में, गंगा याम।
इति, गंगायाम इति। तो ये था हमारा अधिकरण वाला नियम। अब हम चलते हैं सेकंड नियम पर। सेकंड नियम आपका कहता है उप लेते हैं अपन। अब कौन सा ले रहे हैं हम? उप वाला। उप का जो अर्थ होता है वो आपका समीपम के अर्थ में प्रयोग होता है। किसके अर्थ में होता है? समीपम के अर्थ में। तो देखिए उपसर्ग जो होता है उसका प्रयोग किसके अर्थ में करते हैं हम? समीपम। अब बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपको प्रत्येक सामासिक पद में अव्ययभाव जो समास होता है उसके सामासिक पद में पूर्व पद में आपको क्या दिखाई देगा? उप दिखाई देगा। पूर्व पद में क्या दिखाई देगा? उपसर्ग दिखाई देगा, और उसके बाद जो संज्ञा पद है वह दिखाई देगा। जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय उपसर्ग को नहीं लिख करके समीपम शब्द को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे आपको आ गए उपकृष्णम, उपरामम, सामासिक पद इधर कर लें सामासिक पद, और इधर कर लें आप विग्रह पद। उपकृष्णम, उपरामम, उपगंगम, उपगंगम, इस तरीके से हमने रखा। अब आपको कुछ नहीं करना है। सामासिक पद में आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा है, देखिए सभी में उप दिखाई दे रहा है। तो उपसर्ग दिखाई देने की वजह से यहाँ कौन सा समास होगा? अव्ययभाव। कौन सा समास दिखाई देगा? अव्ययभाव। अब आपको क्या करना है? जब विग्रह करते हैं तो एक बात ध्यान रखना कि जो संज्ञा पद होता है उसमें आपको षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करना है। उपसर्ग किसके अर्थ में होगा? समीपम के अर्थ में। जब विग्रह करेंगे तो जो संज्ञा पद होगा अर्थात उत्तर पद जो होता है उसमें षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि आपने देखा संबंध कारक में का के की होता है। तो इसका जब हम अर्थ करें तो ये हो जाएगा कृष्ण के समीप, अर्थात कृष्ण के का के की, इसलिए कहाँ हो जाएगा? संबंध कारक में चला जाएगा। और कृष्ण का संबंध कारक अर्थात षष्ठी व्यक्ति में क्या बनता है? कृष्णस्य बनता है, कृष्णस्य। अब उपसर्ग जो होता है उसका अर्थ लिखा जाता है यहाँ पर, अर्थात समीपम लिखा जाएगा, ना कि उप। तो यह हो जाएगा कृष्णस्य समीपम। क्या बन जाएगा? कृष्णस्य समीपम। सेम वही प्रकार इसमें आएगा आपका उपरामम। तो राम का सब षष्ठी व्यक्ति क्या होता है? रामस्य। तो रामस्य समीपम। ऐसे ही उपगंगम, तो यहाँ क्या बन जाएगा? गंगाया, गंगाया समीपम। तो गंगा के पास। अब का के की, कृष्ण के समीप अर्थात कृष्ण के पास। रामस्य समीपम, राम के पास। गंगाया समीपम, गंगा के पास या समीप। तो का के की वजह से यहाँ पर क्या लगा? षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब हम चलते हैं तीसरा नियम, जो इसका प्रयोग होता है आपका देखिए अनु उपसर्ग। अनु, अब अनु जो हमारा उपसर्ग है इसका प्रयोग यहाँ पर समास में होता है योग्यम या पश्चात अर्थ में। योग्यम या पश्चात। अब अनु का प्रयोग जो होगा वो किस में होगा? योग्यम के अर्थ में और पश्चात। अब आपको पूर्व पद में अनुपसर्ग दिखे, पूर्व पद में क्या दिखाई दे? अनुपसर्ग दिखाई दे, तो वहाँ कौन सा होगा? अव्ययभाव। तो संज्ञा पद से पहले अनुपसर्ग लगा है तो वहाँ आपको कौन सा होगा? अव्ययभाव। अब हम जब विग्रह करेंगे तो अनु की जगह पर हम क्या करेंगे? योग्यम या पश्चात शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर एक सामासिक पद देखें, और इसमें विग्रह करते समय जो संज्ञा पद है उसमें षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। तो सामासिक पद इधर हम प्रयोग करते हैं विग्रह पद, सामासिक पद, और दूसरा विग्रह पद। अब सामासिक पद क्या है? अनुरथम। ये हमारा काफ़ी उदाहरण आता है अनुरथम। ऐसे ही हम लिखेंगे अनुरूपम,
ये दोनों उदाहरण बड़े कीमती हैं आपके, जो हर बार परीक्षा में आते। तो अनुरथम, रथ के, अब इसका अर्थ लगाएंगे तो रथ के पीछे, अनु का मतलब होता है पीछे के अर्थ में भी होता है, और योग्य के, जब योग्यता बता रहे हैं किसी की तो योग्य के अर्थ में हो जाएगा, पीछे का अर्थ दे रहे हैं तो पीछे का। अब जैसे रथम, तो यहाँ अर्थ देंगे तो रथ के पीछे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, रथ के, का के की अर्थात फलस्य, तो यहाँ बन जाएगा रथस्य। क्या बन जाएगा, रथस्य। अब पीछे का अर्थ दे रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा यहाँ, पश्चात, रथस्य पश्चात। ऐसी अनुरूपम, अब रूप के योग्य, यहाँ योग्यता बता रहे हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम। इस तरीके से हमारा अनु का होता है। अब देखिए आगे निरुपसर्ग वाला, नेक्स्ट है आपका निर। अब निरु जो उपसर्ग होता है, इसका प्रयोग हमारा अभाव के अर्थ में होता है। अभाव कहते हैं कमी, किसी चीज़ का जिसमें अभाव हो, अभाव। तो देखिए इस समास में आपको क्या करेगा, पूर्व पद में निरुपसर्ग दिखाई देगा, तो निरुपसर्ग दिखाई देगा, समास कौन सा होगा फिर वहाँ पर, अव्ययी भाव। अब अव्ययी भाव समास होगा तो इसमें विग्रह करते समय आपको जो उत्तर पद है उसमें षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करना है। षष्ठी मतलब छठवीं व्यक्ति, क्यों, क्योंकि का के की का अर्थ देता है अर्थ। जैसे आपको दे दिया निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम, ये उदाहरण आ गए, निर्मक्षिकम अर्थात मक्खियों का अभाव। तो निर का मतलब होता है अभाव, मक्षिकम मतलब मक्खी, तो यहाँ पर अर्थ करेंगे तो मक्खियों का अभाव। तो मक्खियों का अर्थात बहुवचन में गया तो यहाँ पर हो जाएगा मक्षिकाणाम। क्या बन जाएगा, मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम अभाव, मक्षिकाणाम अभाव। देखिए मैंने क्या कहा था कि निरुपसर्ग की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, अभाव शब्द का, तो यहाँ हो जाएगा मक्षिकाणाम अभाव। ऐसे ही और देखिए निर्जनम, तो यहाँ हो जाएगा लोगों का अभाव अर्थात जनानाम अभाव। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट दुरुपसर्ग, दुर वाला। दुर का जो प्रयोग होता है वो आता है व्यर्धी के अर्थ में, व्यर्धी अर्थात इसका अर्थ होता है नाश, मतलब इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, नाश होता है। व्यर्धी के अर्थ में होता है इसका प्रयोग और इसका अर्थ होता है नाश। जब हम इसमें विग्रह करेंगे अर्थात पहला पद दुरुपसर्ग दिखाई दे रहा है तो कौन सा होगा आपका, अव्ययभाव समास होगा। जब विग्रह करेंगे तो दुर की जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, वृद्धि का, और षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा इसमें। जैसे मैंने कहा दुर्हुणम, दुर्हुणम, दुर्चोलम, इस तरीके से, या दुर्यवनम भी कह देंगे अपन, दुर्यवनम, दुर्यवनम, इस तरीके का हम प्रयोग करते हैं। तो दुर्हुणम, अब यहाँ पर हुणों का नाश, इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। तो हुणानाम, हुणाणाम, व्यर्धी। अब आता है हुणा नाम आएगा यहाँ, हुणा नाम वृद्धि। अब आता है दुर्चोलम, तो चोला नाम व्यर्धी, यवना नाम व्यर्धी। इस तरीके के आपके उदाहरण बनते हैं। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट सु। सु का अर्थ होता है समृद्धि के अर्थ में। किसके अर्थ में होता है, समृद्धि के अर्थ में। सु का अर्थ किस में होता है, समृद्धि। अब यहाँ पर आपको सु उपसर्ग दिखाई देता है तो वहाँ कौन सा समास होगा, अव्ययभाव।
इसमें विग्रह करते समय वही षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सुभारतम, सुभारतम, तो यहाँ विग्रह करते समय आपको क्या हो जाएगा, भारता नाम समृद्धि, अर्थात भारत के लोगों की समृद्धि। ऐसे सुभंगम, तो यहाँ क्या बन जाएगा, बंगा नाम समृद्धि, बंगाल के लोगों की समृद्धि। इस तरीके से हमारा सु लगते ही कौन सा चला जाएगा, अव्ययभाव समास। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, बीप्सा अर्थ में। बीप्सा के अर्थ में, बीप्सा का अर्थ होता है दोहराना, अर्थात आवृत्ति करना। तो जहाँ पर आवृत्ति हो रही है, बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति के अर्थ में वहाँ आपको अव्ययभाव समास होता है। इसमें आपको प्रति दिखाई देगा। कौन सा उपसर्ग दिखेगा आपको, प्रति। प्रति का मतलब वैसे की ओर सामने होता है, लेकिन यहाँ आवृत्ति के अर्थ में हो रहा है, तो यहाँ बन जाएगा आपको प्रतिदिनम। अब प्रतिदिनम आ गया, तो यहाँ पर हमें षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ कौन सा शब्द होगा, जो लास्ट में अंतिम पद होता है, अर्थात संज्ञा पद जो होता है, यहाँ पर जो शब्द होता है उसी शब्द को हमें क्या करना है, अव्यय शब्द को। ये दिनम जो अव्यय शब्द है, एक प्रति के अर्थ में है, तो इस शब्द को ही हमें क्या करना है, पुनरावृत्ति करना है। तो यहाँ हो जाएगा दिनम दिनम, क्या बन जाएगा, दिनम दिनम प्रति। ऐसे ही प्रतिक्षणम, क्या बनेगा, प्रतिक्षणम। तो क्या बन जाएगा यहाँ, क्षणम, क्षणम प्रति। तो ये दोहराना मतलब किसी बात को पुनरावृत्ति जहाँ होती है, अर्थात दोहराते हैं, तो वहाँ पर कौन सा हो, बीप्सा के अर्थ में प्रयोग होता है। अब अपना आता है नेक्स्ट, अति के अर्थ में। अब देखो अति का जो दो प्रयोग होता है वो दो उसमें होता है आपका, एक आपका संप्रति न युज्यते और एक होता है अत्यय, अर्थात अधिकता के अर्थ में। तो पहले हम पढ़ेंगे अत्यय के अर्थ में। अत्यय, इसमें अधिकता का बोध करा रहा है, तो इसमें जब विग्रह करेंगे तो आपको कौन सा होगा, षष्ठी व्यक्ति का ही प्रयोग होगा। जैसे अति हिमम, अति हिमम, तो यहाँ क्या होगा, हिम मीन्स बर्फ, तो बर्फ की अधिकता, इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, हिमस्य अत्य, बर्फ की अधिकता। और दूसरा जो अति का प्रयोग होता है वो होता है संप्रति न युज्यते। ये यहाँ निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है, मना करने के, जो हानिकारक है, तो इसलिए यहाँ संप्रति न युज्यते का प्रयोग होता है। तो यहाँ हम देंगे अति निद्रम, जो उदाहरण है अति निद्रम। तो यहाँ जो निद्रा है, नींद है, उसकी क्या होती है, क्या होगा, निद्रा का ना मतलब यहाँ पर संप्रति न युज्यते, नाश के लिए अर्थात हानि के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे, निद्रम संप्रति न युज्यते। ठीक है। अब आता है आपका यथा के अर्थ में, अर्थात अनतिक्रम। देखिए जहाँ आपको यथा अव्यय दिखाई दे तो वहाँ होता है अनतिक्रम। अनतिक्रम्य का मतलब अनुसार, तो अनतिक्रम्य के अर्थ में इसका प्रयोग होगा। जैसे आपको उदाहरण आ गया यथा शक्ति, क्या उदाहरण आ गया, यथा शक्ति। तो यथा उपसर्ग दिखते ही आपको अव्ययभाव समास है, यथा अव्यय दिखते ही, सॉरी उपसर्ग ने अव्यय है ये, तो अव्यय देखते ही कौन सा होगा, अव्ययभाव समास। जब विग्रह करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, शक्तिम। यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये शक्तिम बनेगा ना कि शक्तिश्य। शक्तिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य बने। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा।
अब नेक्स्ट जो नियम है वो देखें, और ये आपका कंफ्यूज करने वाला नियम है, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखना, ये परीक्षा में अक्सर आता है। यदि किसी नदीवाची शब्द के आगे, जैसे नदी विषय संख्या, ये इसका सूत्र है, तो नदीवाची शब्द के आगे संख्यावाची शब्द लगा हो तो वहाँ कौन सा होता है? अव्ययभाव समास। देखिए अब संख्यावाची शब्द, मैंने कहा पूर्व पद में संख्या दिखता है, संख्यावाची शब्द दिखता है तो द्विगु होता है, लेकिन यहाँ शर्त क्या कह रहा है कि यदि नदीवाची शब्द है, कोई नदी वाला शब्द है और उससे पहले क्या लगा है? संख्या शब्द लगा है, तो वहाँ आपको क्या होगा? अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं नदीवाची शब्द के आगे संख्यावाची शब्द लगा हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तो वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा पंचगंगम, पंचगंगम। अब देखिए गंगम जो शब्द है, पंचगंगम अर्थात गंगा जो एक नदीवाची शब्द है, गंगा, ऐसे ही त्रिगोदावरी हम पढ़ें तो 3 गोदावरियों का समूह, ऐसे ही विग्रह वही होगा जो आप द्विगु में करते हैं, लेकिन समास कौन सा होगा? अव्ययभाव समास। अब यहाँ पर हम देखें तो 5 गंगाओं का समूह, इस तरीके से हम कहें तो यहाँ गंगा एक नदीवाची शब्द है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा आपका? अव्यय। नियम क्या कह रहा है कि नदीवाची शब्द तो नदी है, इसके आगे संख्यावाची तो आगे वाला शब्द है, पूर्व पद संख्यावाची शब्द लगा है, तो वहाँ अव्यय समास होगा, न कि द्विगु। अब यहाँ पर हम करेंगे तो इसका जब विग्रह होगा तो ये होगा आपका पंचानाम गंगा नाम समाहार इति। तो 5 गंगाओं का समूह, इस तरीके से इसका विग्रह करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका अव्ययभाव समास का। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट जो समास है आपका अगला वो है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष। देखिए इसमें विशेष बात है ध्यान रखने योग्य। सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद प्रधान। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तो यह इसकी परिभाषा इस तरीके से पढ़ सकते हैं, यस्मिन् समासे उत्तर पद प्रधान भवति स तत्पुरुष समास कथ्यते। जिस समास में उत्तर पद अर्थात पीछे का पद प्रधान होता है तो उसे हम कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। अब बात आती है इसके भेदों की। तो इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं इसके। इसको कितने भागों में बांटा गया है? तत्पुरुष को 2 भागों में। एक आपका आता है व्यधिकरण और दूसरा होता है आपका समानाधिकरण। अब व्यधिकरण की बात करें तो व्यधिकरण तत्पुरुष जो होता है वो क्या होता है? कहने का मतलब इसमें ये होता है व्यधिकरण का कि जिस समास में विग्रह करते समय दोनों पदों में अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है तो वहाँ व्यधिकरण होता है। जहाँ विग्रह करते समय दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग होता है वो समानाधिकरण के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा तत्पुरुष समास में सबसे पहली बात तो हमें ध्यान रखनी है कि इसमें उत्तर पद अर्थात पीछे के पद की प्रधानता होती है, अर्थात दूसरे पद की प्रधानता होती है। दूसरा इसके 2 भेद हैं, पहला व्यधिकरण और दूसरा समानाधिकरण। व्यधिकरण क्या होता है कि जिसमें विग्रह करते समय दोनों पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में अलग अलग विभक्ति होती है तो वो आपका व्यधिकरण होता है। दोनों पदों में समान विभक्ति होती हैं तो वो कौन सा होता है? समानाधिकरण। अब आते हैं अपन व्यधिकरण की ओर। तो व्यधिकरण में कौन कौन से समास आते हैं ये अपन पढ़ेंगे। तो व्यधिकरण में अपन पढ़ते हैं एक तो लुप्त समास। लुप्त का मतलब यहाँ पर होता है विभक्तियाँ। तो विभक्ति कहाँ से लेकर
कर्म कारक से, कर्म से लेकर अधिकरण तक की, कर्म से लेकर अधिकरण तक की जो विभक्ति हैं वो आती हैं आपकी। कर्म का तत्पुरुष, इस तरीके से कह सकते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इस तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा आता है इसमें अलोक। अलोक। तीसरा अपन पढ़ते हैं प्रादि, उपपद। इसके बाद ले सकते हैं हम मध्यलोप पद, और नाय्य तत्पुरुष समास। अब हमारी जो परीक्षा है, कंपटीशन है, उन कंपटीशनों में आपको एक तो लुप्त आता है और एक नाय्य तत्पुरुष इसमें से आपको पूछा जा सकता है। बाकी ये जो आपके आते हैं इनको आपको इस स्तर पर जो हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इस पर आपसे नहीं पूछता है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो हम इसमें से कौन सा पढ़ेंगे, एक तो लुप्त और एक नाय्य तत्पुरुष। समानाधिकरण जब होता है, समानाधिकरण, इसमें आपको कर्मधारय होता है। कौन सा समास पढ़ते हैं इसमें, समानाधिकरण में कर्मधारय, क्योंकि इसमें विभक्तियां कैसी होती हैं, समान होती हैं विग्रह करते समय। अब समानाधिकरण जो कर्मधारय है इसमें आपको आ जाएगा विशेषण, इसके भेद हो जाते हैं, विशेषण पूर्व पद, दूसरा विशेष्य पूर्व पद, फिर आ जाएगा विशेषण विशेषण उभय पद, विशेषण उभय पद, और आपका आ जाता है उपमान पूर्व पद, ये इसी के भेद हैं, और उपमेय पूर्व पद। इस तरीके से इनको बांटा जाता है। अब दूसरा जो होता है हमारा वो होता है द्विगु समास। कौन सा समास होता है, द्विगु समास। तो सीधा सा ये ध्यान रखना है आपको, ये आपको जो पढ़ेंगे अपन विशेषण पूर्व पद, विशेष पूर्व पद, विशेषण विशेषणोभय पद, उपमान पूर्व पद, उपमेय पूर्व पद, ये आपके कर्मधारय के अंतर्गत ही पढ़े जाते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कर्मधारय समास में मतलब समानाधिकरण में आपको कर्मधारय पढ़ना है और द्विगु समास पढ़ना है। ये कर्मधारय के अंतर्गत ही नियम आते हैं, इसलिए आपको मेन हो गए समानाधिकरण के अंतर्गत कर्मधारय समास और द्विगु समास। यहाँ व्यधिकरण में आपको कौन सा होगा, लुप्त। लुप्त का मतलब जहाँ विभक्तियों का लोप होता है, और विभक्तियों का लोप होता है वह आपको कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्तियाँ आती हैं। अलोप, प्रादि, उपपद, मध्यलोप पद, ये हमारे इस स्तर की जो कंपटीशन है इस पर नहीं आता है। ये अपन बड़े स्तर पर जब देते हैं, प्योर जैसे वर्ग 1 का व्याख्याता का संस्कृत का देते हैं, स्पेशल संस्कृत का देते हैं, तब ये आपसे पूछते हैं। दूसरा नाय्य तत्पुरुष, इसमें से भी हमें पूछा जाते हैं क्वेश्चन, तो पूछ सकते हैं नाय्य तत्पुरुष और लुप्त। यहाँ आपको समानाधिकरण और कर्मधारय और द्विगु पूछता है। ठीक, तो ये अब हम एक तरफ से पहले पढ़ते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष। अब इसके अंतर्गत हमारा पहला अपन लेते हैं व्यधिकरण। क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि 2 पद हैं, जैसे पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। अब इसमें विभक्ति अलग होगी और इसमें विभक्ति अलग होगी, अर्थात दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होंगी। कैसी होंगी, अलग अलग विभक्ति होंगी, तो वहाँ आपको कौन सा होगा, व्यधिकरण। दोनों पदों में समान होती हैं, अर्थात दोनों पदों में क्या होती हैं, समान विभक्ति होती हैं, तो वहाँ कौन सा होगा, समानाधिकरण। ये ध्यान करना, जहाँ दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति व्यधिकरण, जहाँ दोनों पदों में समान विभक्ति व्यधिकरण। अब समान और इनका कैसे,
जैसे यहाँ आपका प्रथमा व्यक्ति आ रही है, यहाँ द्वितीय आ रही है, यहाँ द्वितीय आ रही है, प्रथमा आ रही है, यहाँ तृतीय आ रही है, प्रथमा आ रही है, तो अलग अलग विभक्ति यहाँ होती हैं, वो व्यधिकरण। जहाँ दोनों व्यक्ति, यहाँ प्रथमा तो यहाँ भी प्रथमा, यहाँ द्वितीय तो यहाँ द्वितीय, तो जो विभक्ति यहाँ होती है वही यहाँ होती है, वो समानाधिकरण होती है। समझ में आया? तो व्यधिकरण और समानाधिकरण में यही अंतर होता है। अब चलते हैं हम पहला लुप्त समास की ओर। तो इसमें आपका आता है, सबसे पहले लेंगे कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या होता है, आपको दो पद दिखाई देते हैं, पहला पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद। प्रत्येक सामासिक पद में दो पद होते हैं। तो उत्तर पद में आपको क्या दिखाई दे, देखिए एक तो श्रितः, उत्तर पद में क्या दिखाई दे, श्रितः, अतीतः, अर्पण, अर्पणम, और देखिए आपन्नः, गतः, प्राप्त, विभुक्षा, बुभुक्षः, गात्री, इस तरीके के उत्तर पद दिखाई दें। ये सब क्या हैं, उत्तर पद हैं, ये सब क्या हैं, उत्तर पद। तो इन शब्दों के योग में, अर्थात इन उत्तर पदों के योग में हमें पूर्व पद में कौन सी व्यक्ति लगानी है, आपको पता है कर्म तत्पुरुष में कौन सी व्यक्ति लगती है, द्वितीय। कौन सी लगती है, द्वितीय। तो विग्रह करते समय हमें यहाँ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना है। तो हमें क्या करना है, जो परिवर्तन होता है, देखिए मैंने क्या कहा, तत्पुरुष समास होता है उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो ये आपके प्रधान है, अर्थात पीछे के पद प्रधान है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये विशेष ध्यान रखना कि जब हम तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो उत्तर जो पद होता है, पीछे का पद जो होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उन्हीं के आधार पर, अर्थात उत्तर पद के आधार पर ही पूर्व पद में विभक्ति परिवर्तित होती है। अर्थात पूर्व पद में अगर ये शब्द हैं जैसे श्रितः, अतीतः, अर्पण, आपन्न, गतः, प्राप्तः, बुभुक्षः, गात्री, इस तरीके के आपको उत्तर पद दिखाई देते हैं। ये सब क्या हैं, एक उत्तर पद हैं। तो ये आपको उत्तर पद दिखाई देते हैं, तो पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगेगी। ऐसे ही करण तत्पुरुष के अलग होंगे उत्तर पद, संप्रदान के अलग उत्तर पद होंगे, ठीक है, अपादान के अलग होंगे। तो सब जो हमारे नियम हैं उन सब के उत्तर पद अलग हैं। इन शब्दों के, अर्थात इन उत्तर पदों के योग में द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब कैसे लगेगी, एक उदाहरण के माध्यम से देखें पहले, फिर विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए मैंने कहा ग्राम गतः, क्या हुआ है यहाँ पर, ग्राम गतः। आपको पता है गतः, गतः कहाँ है, ये रहा आपका गतः है उत्तर पद में गतः। तो पूर्व पद कौन सा हो गया यहाँ, पूर्व पद क्या है, ग्राम। तो पूर्व पद में द्वितीय व्यक्ति लगेगी, तो ग्राम का द्वितीय व्यक्ति में क्या बनता है, ग्रामम। और उत्तर पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उत्तर पद जैसा है वैसा ही हम रखेंगे बस। और उदाहरण देखें, जैसे मैंने कहा सुख प्राप्तः, सुख प्राप्तः, तो सुख प्राप्तः यहाँ हमने लिखा, तो यहाँ क्या करना है, उत्तर पद है उसको कुछ नहीं करना है, प्राप्त को हमने जैसे कि तैसे उतार दिया। अब सुख का द्वितीय व्यक्ति, प्राप्त शब्द के योग में यहाँ कौन सी व्यक्ति लगेगी, द्वितीय, तो यहाँ बन जाएगा सुखम प्राप्त। ये आपको ध्यान रखने है, उत्तर पद को ध्यान रखना है आपको बस। ऐसे मैंने कहा कृष्ण, कृष्णार्पणम, तो यहाँ क्या करना है, इसका अगर हम देखें तो अर्पणम यहाँ हमने बना दिया। अब किसको अर्पण, कृष्ण को, तो यहाँ हो जाएगा कृष्णम। और चाहे तो अर्थ के आधार पर भी सकते हैं, जैसे गया हुआ कहाँ को, गांव को, तो ग्राम को आ रहा है कर्म। प्राप्त है किसको, सुख को। अर्पण है किसको, कृष्ण को। तो जहाँ पर किसको से हम निकालेंगे तो यहाँ भी आपको कर्म तत्पुरुष का ही निकलेगा।
तो गांव को गया हुआ, सुख को प्राप्त, कृष्ण को अर्पण, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो को अर्थात कर्ता ने कर्म को, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, करण तत्पुरुष समास। करण, करण तत्पुरुष, देखिए करण, तो अपना करण तत्पुरुष अपन लेते हैं। तो करण तत्पुरुष हमारा, इसमें हम दूसरा पार्ट्स पढ़ते हैं। अब हमारा परीक्षा में ऐसे ही पूछ लेता है कभी कभी कि कर्म तत्पुरुष है या करण तत्पुरुष है या संप्रदान है, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, और डायरेक्ट तत्पुरुष भी पूछ सकता है। तो अब इसमें पूर्व पद में आपको क्या करना है, इसमें भी दो पद होते हैं। कौन कौन से? करण का अर्थ होता है साधन, यहाँ ध्यान रखना, करण का अर्थ क्या होता है? साधन। यहाँ अपने आप पता लग जाता है, यहाँ पूर्व पद आपका साधन का काम कर रहा होगा और उत्तर पद की प्रधानता इसमें होती है। अब उत्तर पद में हमें क्या क्या देखना है? एक तो देखना है लिखितः, दूसरा अपन देखेंगे हतः, पूर्वम, सदृश्य, सम, कलह, त्रातः, भिन्नः, ऊनम, ऊनम आदि ये शब्द जो है हमारे। और एक आता है आपका कृतः, ये आपको देखने हैं बस। तो ये उत्तर पद हैं, ये सब क्या हैं? सब उत्तर पद। अगर ये उत्तर पद आपको दिखाई दें, ये सब उत्तर पद हैं, अगर ये शब्द उत्तर पद आपको दिखाई दें तो वहाँ आपको विग्रह करते समय कौन से पद में प्रयोग होगा? इसमें करण तत्पुरुष में ही प्रयोग होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो आपको क्लियर हो गया कि उत्तर पद हमारे सामने हैं। अब इन उत्तर पदों की वजह से आपको यहाँ कौन सा प्रयोग होगा? करण तत्पुरुष का प्रयोग होगा, अर्थात तृतीय व्यक्ति। करण में कौन सी व्यक्ति लगती है? तृतीय। अब जब विग्रह करेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है? यहाँ आपको सामासिक पद वही, और इधर विग्रह पद, ये ध्यान रखना, सामासिक पद और विग्रह पद। सामासिक पद जो होता है इसमें हम लिखेंगे जैसे हस्तलिखित, दूसरा हम लिखेंगे तुलसीकृत, बाणहतः, और धान्योनम, हरित्रातः, और लिख सकते हैं वाक कलह, वाक कलह। इस तरीके से आपके उदाहरण लिख सकते हैं। देखिए अब तुलसीकृत, हस्तलिखित, ये तो आप पढ़ते आए हैं, बाणहतः, धान्योनम, इस तरीके से। अब आपको दिखाई दे रहा है लिखित, ये क्या है? आपका उत्तर पद है, लिखित। अब लिखित उत्तर पद आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इससे पहले वाला जो पद होता है पूर्व पद, उसमें आपको तृतीय विभक्ति अर्थात करण कारक का प्रयोग करना है। तो हस्त का तृतीय व्यक्ति क्या होता है? हस्तेन। क्या बनेगा? हस्तेन, हाथ से लिखित, लिखा हुआ। अब यहाँ आपका जो लिखित अर्थात कित प्रत्यय है, यहाँ कौन सा हो गया? आपको हस्त से अर्थात हाथ से लिखा हुआ। तो हाथ एक साधन का काम कर रहा है। ऐसे भी आप पहचान सकते हैं, कृत किसके द्वारा? तुलसी के द्वारा। हत मारा हुआ किससे? बाण से। तो बाण एक साधन है। लिखित लिखा है किससे? हाथ से। तो हाथ एक साधन का काम कर रहा है। ऊनम धान्यन, तो यहाँ बन जाएगा धान्य से ऊनम, धान्य की कमी। तो इस तरीके से भी आपको आ जाता है। अब यहाँ आ जाएगा तुलसया, तुलसया कृतः, बाणेन हतः, धान्येन, ऊनम। ऊनम का अर्थ होता है कम के अर्थ में। देखिए ऊनम का अर्थ क्या होता है? कम, धान की कमी। हरित्रातः, तो यहाँ बन जाएगा हरि का तृतीय व्यक्ति में हरिणा, और त्रातः मीन्स होता है रक्षा करना।
वाक, वाणी के जब वाचा के रूप चलते हैं तो वाचा बनता है तृतीय व्यक्ति। वाणी के वाक के जब रूप पढ़ेंगे तो यहाँ तृतीय व्यक्ति बनता है वाचा कलह, वाणी रूपी कलह। तो इस तरीके से बताइए, आपको पीछे के जो पद हैं उत्तर पद, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और इन्हीं के आधार पर इसमें तृतीय व्यक्ति लगती है। तो ये आपको क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट संप्रदान तत्पुरुष समास की ओर। अब संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, देखिए संप्रदान संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में देखिए, संप्रदान जो तत्पुरुष होता है आपका, तो संप्रदान में आपको क्या होता है, मैंने पहले ही कहा था, देखिए करण में आपका साधन का काम कर रहा था। यहाँ संप्रदान जो होता है वो किसी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं या किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं तो वहाँ संप्रदान का प्रयोग होता है। अब संप्रदान में आपको उत्तर जो पद होते हैं, उत्तर पदों में क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो बलि, एक आपको सुखम, हितम, दारु, शाला। तो बलि, सुखम, हितम, दारु, शाला और आदि ये शब्द हैं जो आपको उत्तर पद के रूप में काम करते हैं। एक आप ले सकते हैं अटनम, अटन के कहते हैं मतलब भ्रमण करना। तो ये आपको उत्तर पद जब दिखाई दें तो वहाँ आपको क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास लगाना है। तो बलि, सुखम, हितम, दारु, शाला, पाठशाल। अब दारु का यहाँ पर बात करें तो दारु का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी होता है, इसका अर्थ क्या होता है, लकड़ी। ये लकड़ी का पर्यायवाची है। अटन का मतलब होता है भ्रमण करना अर्थात घूमना, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं शाला मतलब विद्याशाला, इस तरह आपका बलि देना, यहाँ सुख और हित ये आपके शब्द सब। तो यहाँ दारू और अटन का अर्थ हो गया, दारू का मतलब लकड़ी और अटन का अर्थ हो गया भ्रमण करना या घूमना। अब यहाँ पर हम बात करें तो जो उदाहरण हमारे परीक्षा में आते हैं वो है आपका जैसे भूत बलि, भूत बलि इस तरीके से हमने रखा सामासिक पद में। यूप दारू ये भी हम लिख सकते हैं, यज्ञशाला ये भी हम उदाहरण दे सकते हैं, भिक्षाटनम ये भी हम उदाहरण दे सकते हैं। और भी आपके काफ़ी उदाहरण बनते हैं लेकिन ये आप देख सकते हैं। अब भूत बलि इसका अर्थ हो गया, भूत मतलब होता है जीवों के लिए। एक तो देखो भूत का मतलब बीता हुआ समय, लेकिन यहाँ जो प्रयोग हुआ है वो जीवों के लिए हुआ है, जीव प्राणियों के लिए। तो भूतेभ्य बलि अर्थात भूतों के लिए बलि अर्थात जीवों के लिए बलि दे रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भूतेभ्य बलि। यहाँ हम उदाहरण देखें तो बलि क्या बन जाएगा, भूतेभ्य बलि अर्थात जीवों के लिए बलि। अब दारू यूप कहते हैं यज्ञ को, तो देखिए दारू किसके लिए, यज्ञ के लिए, इसलिए यहाँ बन जाएगा यूपाय। इसका अर्थ हो गया यूपाय मतलब यज्ञ के लिए, दारू का मतलब लकड़ी। तो उत्तर पद में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और उत्तर पद के आधार पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो यूपाय दारू बन जाएगा। ऐसे यज्ञशाला तो यज्ञ के लिए शाला, तो यहाँ बन जाएगा यज्ञाय शाला। अगर चाहें तो पाठशाला भी हम लिख सकते हैं, पाठाय शाला, पाठ के लिए शाला। ऐसी भिक्षा प्लस अटनम, अटन का मतलब मैंने कहा था घूमना, तो यहाँ बन जाएगा भिक्षा। अब भिक्षा का जो रूप बनता है ध्यान रखना, भिक्षा शब्द है, शिक्षा भिक्षा ये रमा की तरह रूप चलते हैं। ये शब्द आपका स्त्रीलिंग है, भिक्षा एक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका जो रूप बनेगा चतुर्थी व्यक्ति में वो रमा की तरह बनेगा और यहाँ बन जाएगा भिक्षा यई, भिक्षा यई, रमा यई, लता यई। इस तरीके से चतुर्थ व्यक्ति एक वचन में भिक्षा ही अटनम बन जाएगा, भिक्षा के लिए भ्रमण अर्थात घूमना। तो ये आपका हुआ है संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, तो देखिए अपादान तत्पुरुष
समास। अपादान तत्पुरुष क्या कहता है आपका, ये आपका नेक्स्ट है। तो अपादान तत्पुरुष में आपको उत्तर पद ध्यान रखने हैं। देखिए एक तो आपको रखना है भ्रष्ट, जिसका अर्थ होता है भटका हुआ, ठीक है। भ्रष्ट, च्युत अलग करना, अपूर्ण, अपेत, अपुत्रस्त, अपयस्त्र बनेगा। इसके बाद में आपका आ जाता है भ्रष्ट हो गया, च्युत हो गया, अपेत हो गया। एक होता है आगतः, आगतः। एक हो जाएगा आपका मुक्तः, जुगुप्सु, जुगुप्सु आदि। तो ये उत्तर पद हैं। ये क्या हैं आपके उत्तर पद हैं। जैसे भ्रष्ट है, च्युत है, मुक्त है, अपूर्ण है, अपेत है, आगतः, मुक्तः, जुगुप्सु, अपत्यस्त, ये जो शब्द हैं ये उत्तर पद है। अगर ये उत्तर पद आपको दिखाई दें तो वहाँ आपको क्या करना है, पूर्व पद में अपादान कारक का प्रयोग करना है। जैसे आपको आ गया पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पदच्युत, ऐसे ही सुखापेत, यहाँ ले, कल्पनापूर्ण, ग्रामागतः, ऋण मुक्त, इस तरीके से काफ़ी बन जाए। पाप जुगुप्सु और बता देंगे अभी। तो देखिए भ्रष्ट भटका हुआ है, किससे, मार्ग से, तो यहाँ बन जाएगा पथात भ्रष्ट। अब ताकि जगह दा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, पथाद भी कर सकते हैं। यहाँ एक शब्द और जोड़ लेना, भयम। वैसे भय शब्द के अर्थ में भी होता है भयम, क्योंकि निडर भीतरार्थानाम भय हेतु अपादान कारक है वर्ती भवती, तो यहाँ भय भी आपका आता है, भयम शब्द। अब देखिए पदार्थ, पद से च्युत, पद से अलग करना, तो यहाँ पर आ जाएगा पदार्थ च्युतः, च्युत का मतलब होता है अलग करना। सुखापेतः, सुख से युक्त, तो यहाँ बन जाएगा सुख से, यहाँ सुखात अपेतः। कल्पना शब्द आपका स्त्रीलिंग है, इसलिए बन जाएगा कल्पना या अपूर्ण, कल्पना से युक्त। ग्रामागतः, तो ग्रामात, ताकि जगह दा भी प्रयोग हो जाता है, ग्रामाद भी कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, ग्रामाद आगतः, इस तरीके की हम प्रयोग कर सकते हैं। तो गांव से आया हुआ अर्थात गांव से अलग। और उदाहरण इसके देखें, देखिए और उदाहरण आपका जैसे चोर भयम, चोर भयम, पाप जुगुप्सु, तो यह बन जाएगा चौराद भयम। यहाँ बन जाएगा पापात, और पापाद भी कह सकते हैं, पापाद जुगुप्सु, पाप से घृणा, तो पाप से घृणा करते हैं, तो पापाद या पापात, ता या द, दोनों में से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था आपका अपादान। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, संबंध तत्पुरुष समास। अब संबंध तत्पुरुष में आपको क्या करते हैं, जो दोनों पद हैं उनमें आपको संबंध का बोध होता है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपको दोनों पद, संबंध जो तत्पुरुष समास है इसमें आपको दोनों पदों में अर्थात दोनों पद आपके संबंध का बोध कराते हैं। इसीलिए तो संस्कृत में कारक जब होते हैं तो कारकों में इसकी संख्या में इसको
नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि इसका जो क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। इसमें आप जो संज्ञा पद होते हैं उन दोनों पदों में आपस में संबंध का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर आपको केवल दोनों पद देखने हैं कि आपस में संबंधित तो नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है सामासिक पद, और इधर करना है आपको विग्रह पद। जैसे मैंने कहा राजपुरुषः, राजभृत्यः, रामानुजः, कुलगुरु, कुलगुरु, इस तरीके के हमारे उदाहरण आए। राजमाता भी आ सकता है, राजवधू भी आ सकता है, राजपुत्र भी आ सकते हैं, काफ़ी उदाहरण हमारे बन सकते हैं। तो राजपुरुषः, अब बात आती है राजा का पुरुष। इस तरीके से हम अर्थ करते हैं राजा का, राजपुरुष ये कहते हैं राजा का पुरुष। अब राजन के जब रूप चलते हैं तो षष्ठी विभक्ति में, अर्थात 6वें नंबर की जो विभक्ति होती है षष्ठी विभक्ति, उसमें राजन के रूप में राज्ञ बनता है। तो यहाँ बन जाएगा राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। राज्ञ भृत्यः, राजा का नौकर। अब आपको मैंने एक बात बताई थी, ध्यान हो तो, मैंने क्या कहा था कि व्यधिकरण जब हम पढ़ते हैं तो दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है। तो देखिए यहाँ षष्ठी विभक्ति हो रही है, यहाँ प्रथमा विभक्ति हो रही है, ऐसे ही वहाँ कर्म में आपकी द्वितीया हो रही थी, पीछे वाले में प्रथमा हो रही थी। तो इससे आपको ये पता लग गया कि दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है। रामानुजः, तो रामस्य अनुज, कुछ भी मत कर, अपने आप बंदे जाओ। रामस्य अनुजः, कुलस्य गुरु, क्या हो जाएगा? कुलस्य गुरु, कुल का गुरु। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अधिकरण। लास्ट है इसमें आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास है। देखिए तो अधिकरण में क्या होता है, आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। उत्तर पद हमारे आ गए, जैसे मग्न, वास, शुष्क, पंडित, धूर्त, प्रवीण, शोंड, कुशल, पटु और बंध और सिद्ध, ये हमारे क्या हैं? उत्तर पद हैं। ये आदि क्या है? हमारे उत्तर पद हैं। अगर ये उत्तर पद आपको दिखाई देते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, पूर्व पद में अधिकरण तत्पुरुष समास का ही प्रयोग, अधिकरण कारक का प्रयोग होगा। तो देखिए उदाहरण जैसे हम देख सकते हैं, जैसे पाश वंदः, रस सभा पंडितः, कार्य कुशलः, ध्यान मग्न, सॉरी मग्न नहीं है, हाँ ध्यान मग्न। इसके बाद में आ जाएगा वनवास, अक्षशोंड आ जाएगा, रस सिद्ध आ जाएगा, काफ़ी बन जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए पास कहते हैं जाल, और जाल में बंधा हुआ, तो मे पे पर यहाँ आपको अर्थ देगा, इसलिए बंध में बंधा हुआ किस में? जाल में। तो यहाँ हो जाएगा पाशे, क्योंकि सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करें तो पाशे बंधः। ऐसी अब सभा शब्द स्त्रीलिंग है तो रमायाम, तो यहाँ बन जाएगा सभायाम। पंडितः, सभा का, सभा में पंडित विद्वान। कार्य कुशलः, सप्तमी व्यक्ति में क्या बनेगा? कार्य, और ये बन जाएगा आपका कुशल। कुशलता शब्द बनाने की वजह से यहाँ कार्य शब्द में कौन सी व्यक्ति लगी है? आपकी सप्तमी व्यक्ति। अब मग्न है किस में? ध्यान में, तो यहाँ हो जाएगा ध्याने मग्न, ध्यान में मग्न। अब वास अर्थात निवास करना किस में? वन में, तो बने वासः, ये हो जाएगा आपका वन में वास। तो आज आपका ये तत्पुरुष समास का लुप्त जो तत्पुरुष समास है वो आपका खत्म होता है, पूर्ण होता है। इसके बाद में आपको हम लेकर के आएंगे न या तत्पुरुष जो आगे का समास है उसको लेकर के फिर उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।